वह मार्ग जो मुझे लेनिनवाद की ओर ले गया। हो ची मिन्ह। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने पेरिस में अपना जीवन यापन किया, कभी एक फोटोग्राफर के यहाँ रिचर के रूप में, कभी फ्रांस में निर्मित चीनी पुरावशेषों के चित्रकार के रूप में। मैं वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा किए गए अपराधों की निंदा करते हुए पर्चे बांटता था। उस समय मैंने अक्टूबर क्रांति का समर्थन केवल सहज रूप से किया था, अभी तक इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा था। मैं लेनिन से प्यार करता था और उनकी प्रशंसा करता था क्योंकि वह एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने देशवासियों को आज़ाद कराया था। तब तक मैंने उनकी कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी। फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मेरा कारण ये था कि इन देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने उस समय अपने साथियों को बुलाया था, ने मेरे प्रति, उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाए। लेकिन मुझे न तो ये समझ में आया कि पार्टी क्या होती है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, न ही समाजवाद और न ही साम्यवाद क्या होता है। उस समय समाजवादी पार्टी की शाखाओं में इस बात पर गर्मागर्म बहस चल रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी को दूसरे इंटरनेशनल में रहना चाहिए, क्या दूसरा और आधा इंटरनेशनल बनाया जाना चाहिए, या समाजवादी पार्टी को लेनिन के तीसरे इंटरनेशनल में शामिल होना चाहिए। मैं नियमित रूप से सप्ताह में 2 या 3 बार बैठकों में जाता था और ध्यान से चर्चा सुनता था। पहले तो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया बहस इतनी गर्म क्यों थी। या तो दूसरे और आधे या तीसरे इंटरनेशनल के साथ क्रांति छेड़ी जा सकती थी, तब बहस करने का क्या फायदा था। जहां तक पहले इंटरनेशनल का सवाल है, उसका क्या हुआ। मैं सबसे अधिक जो जानना चाहता था और इस पर बैठकों में बहस नहीं हुई, वह ये था कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपनिवेशिक देशों के लोगों का पक्ष लेता है। मैंने ये सवाल उठाया जो मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण है एक बैठक में। कुछ साथियों ने जवाब दिया, ये तीसरा इंटरनेशनल है, दूसरा नहीं। और एक साथी ने मुझे लैमनाइट द्वारा प्रकाशित लेनिन की राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्नों पर थीसिस पढ़ने के लिए दी। इस थीसिस में कुछ राजनीतिक शब्द थे जिन्हें समझना मुश्किल था, लेकिन इसे बार बार पढ़ने के बाद मैं आखिरकार इसके मुख्य भाग को समझ पाया। इसने मुझमें कितनी भावना, उत्साह, स्पष्ट दृष्टि और आत्मविश्वास भर दिया। मैं खुशी से झूम उठा। हालांकि मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, मैंने जोर से चिल्लाया जैसे कि मैं बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहा हूं, प्रिय शहीद देशवासियों, यही हमारी जरूरत है, यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। उसके बाद मुझे लेनिन पर तीसरे इंटरनेशनल पर पूरा भरोसा हो गया। पहले पार्टी शाखा की बैठकों में मैं सिर्फ चर्चा सुनता था। मुझे एक स्पष्ट विश्वास था कि सभी तर्कपूर्ण है और मैं यह अंतर नहीं कर सकता था कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन उसके बाद से मैं भी बहस में कूद पड़ा और जोश के साथ चर्चा करने लगा। हालांकि मेरे पास अपने सभी विचारों को व्यक्त करने के लिए अभी भी फ्रेंच शब्दों की कमी थी, फिर भी मैंने लेनिन और तीसरे इंटरनेशनल पर हमला करने वाले आरोपों को कम जोश के साथ नहीं तोड़ा। मेरा एकमात्र तर्क था, यदि आप उपनिवेशवाद की निंदा नहीं करते हैं, यदि आप औपनिवेशिक लोगों का पक्ष नहीं लेते हैं, तो आप किस तरह की क्रांति कर रहे हैं। मैंने न केवल अपनी पार्टी शाखा की बैठकों में भाग लिया, बल्कि मैं अपनी स्थिति रखने के लिए अन्य पार्टी शाखाओं में भी गया। अब मुझे फिर से बताना चाहिए कि कॉमरेड मार्सेल कैचिन, वैलेंट काउटुरियर, मुनमुसेओ और कई अन्य लोगों ने मेरे ज्ञान को व्यापक बनाने में मेरी मदद की। अंत में टूर्स कांग्रेस में मैंने उनके साथ तीसरे इंटरनेशनल में शामिल होने के लिए मतदान किया। शुरू में देशभक्ति, जो अभी साम्यवाद नहीं थी, ने मुझे लेनिन तीसरे इंटरनेशनल में विश्वास दिलाया। संघर्ष के साथ साथ व्यवहारिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ साथ मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन करके मैं धीरे धीरे इस तथ्य पर पहुंचा कि केवल समाजवाद और साम्यवाद ही दुनिया भर में उत्पीड़ित राष्ट्रों और मेहनतकश लोगों को गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। हमारे देश में और साथ ही चीन में भी चमत्कारी बुद्धिमानों की पुस्तक के बारे में एक किंवदंती है। जब कोई बड़ी मुश्किल का सामना करता है तो उसे खोलकर रास्ता मिल जाता है। लेनिनवाद न केवल एक चमत्कारी बुद्धिमानों की पुस्तक है, बल्कि हम वियतनामी क्रांतिकारियों और लोगों के लिए एक दिशासूचक है। यह अंतिम विजय समाजवाद और साम्यवाद के लिए हमारे मार्ग को रोशन करने वाला एक चमकता हुआ सूरज भी है।